अस्सलामुअलैकुम मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। लाल गुलाब और वो जिनजादी की लास्ट एपिसोड आपके सामने पेश की जा रही है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जाली आमिल ने किया काला जादू, खून के धब्बे और मुर्गे के पंजे मिले सुल्ताना बेगम को। समंदर में बहा दिया गया है तमाम सामान। नूर साहब अपना अमल शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर सानिया को तंग करने आई वो बच्ची उसको दिखा रही है कैसे वो दीवार के आर पार हो जाती है। सानिया का खून रगों में जम गया है और फिर वो बेहोश हो गई। अब आगे। नूर साहब आप आ गए, हमें आपकी बेहद जरूरत है। कमाल साहब परेशानी से कह रहे थे अल्लाह बेहतर करेगा, सारी तैयारी मुकम्मल है क्या? उन्होंने तसल्ली देते हुए पूछा। जी जी, लेकिन अब एक और मसला हो चुका है। कैसा मसला? जवाब में कमाल साहब ने उन्हें सारे वाकयात बता दिए। नूरुल्लाह साहब गहरी सांस भर के रह गए। ऐसा होता है कमाल साहब, कुछ ईमान के हल्के लोग ऐसे शौक दिखा के अल्लाह ताला की मखलूक को तंग करते हैं। वो आमिल यकीनन काले इल्म में महारत नहीं रखता, उसका मकसद सिर्फ आपको परेशान करना है। आप फिक्र न करें, उसका मसला हल हो जाएगा। वो कुछ हिसाब किताब कागज पे करते हुए कह रहे थे। बाबा सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है, चलें? सारिम ने इत्तला दी। अच्छा माँ जी, कामयाबी के लिए दुआ कीजिए, नूर साहब कहते हुए रुखसत हो गए। साइम कारखाने जाने के लिए तैयारी कर रहा था कि दरवाजा एकदम जोर से खुला और सानिया अंदर दाखिल हुई। सानी, दरवाजे बेचारे पर तो गुस्सा ना निकालो, साइम ने ही पहल की हमेशा की तरह। सानिया बिना कुछ कहे नाश्ता छोटी मेज पर सजाने लगी। साइम आईने के सामने खड़ा बाल बनाने लगा था। अचानक ही उसकी नजर शीशे में दिखाई देते सानिया के हाथ पर पड़ी। वो हाथ! साइम की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो हाथ ऐसा था जिसके नाखूनों को देखकर लगता ही नहीं था कभी उन्हें काटा गया हो, और उस हाथ पे दिखाई देते बाल ऐसा दिख रहा था कि साइम को वो बाल देखकर अपना लहू अंदर जमता हुआ महसूस हुआ। साइम की पेशानी पे पसीना जगमगाने लगा। उसने खौफ के मारे गर्दन मोड़ी और बेख्तियार ही उसने कुर्सी को थामा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन नाश्ता मेज पर जू का तू सजा हुआ था। साइम को अपना आप गिरता हुआ महसूस हुआ। वो उठ के बाहर की जानिब आया, बहुत मुश्किल से। सानिया, सानिया! उसने अपनी तमाम तर ताकत जमा करके उसे आवाज दी। जवाब नहीं आया। सानिया, सानिया क्या हुआ तुम्हें? साइम को वो किचन में बेहोश मिली थी। ये बेहोश हो गई है अंकल, बच्ची की आवाज ऐन उसकी पीठ पीछे आई। साइम हैरानगी से पलटा। तुम कौन हो? मैं इनकी दोस्त हूँ, वो आंखें झपकाते हुए मजे से बोली थी। वो कैसे? ओ अंकल, सवाल मत पूछें, आंटी कहीं अल्लाह को प्यारी ना हो जाए। बच्ची गालों पे हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से बोली थी। ओ हाँ, साइम ने जल्दी से कहते हुए सानिया को सहारा दिया। मैं आपकी मदद करती हूँ, बच्ची ने कहते हुए अपना हाथ साइम के कांधे पर रखा। साइम ने चौंक कर उसे देखा। वो अपनी जगह पर ही खड़ी थी और साइम अच्छे खासे कद का था। उस छोटी सी बच्ची का हाथ लंबे चौड़े साइम के कंधे पर टिका हुआ था और वो खुद अपनी जगह पर उसी तरह थी। इतनी छोटी सी बच्ची और इतना लंबा हाथ, जैसे वो उसके बराबर खड़ी हो। साइम सुन होकर रह गया। तुम्हारा हाथ? साइम की आवाज में खौफ के साए थे। ओह, मैं तो भूल गई थी, ये नहीं करना चाहिए था अंकल। सॉरी अंकल, बच्ची ने कहते हुए अपना हाथ तेजी से उसके कंधे से हटाया था। साइम उसके लफ्जों में ही उलझ गया था। कौन थी ये बच्ची और कहाँ से आई थी? ये तुमने कैसे किया? साइम ने असली हालत में उसका हाथ ज्यादा देखकर पूछा। आंटी का हाथ कितना ठंडा हो रहा है अंकल, जान छुड़ाना चाहते हैं क्या? बच्ची हंसते हुए बात बदल गई थी। साइम बौखला के दोबारा सानिया की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो हुनूस बेहोश पड़ी हुई थी। सानिया को बेडरूम तक ले आया, जहाँ टेबल पे नाश्ता वैसे ही सजा हुआ था। साइम ने सानिया को बेड पे लिटा दिया और पानी का गिलास उठा लिया। उम्मीद तो नहीं है ऐसे होश में आने की। बच्ची साइम के पीछे ही कमरे में चली आई थी और अब सोफे पे इत्मीनान से टांगे लटकाए बैठी हुई दूध पी रही थी। तुम आई कहाँ से हो? साइम सानिया के चेहरे पर पानी के चींटे मारते हुए झुंझुला के बोला था। आप चलेंगे मेरे साथ? वहाँ, बच्ची ने इश्तियाक से पूछा। कहाँ? साइम ने बेख्याली में कहा। जहाँ मैं रहती हूँ। तुम कहाँ रहती हो? वो सानिया की पलकों में होती हुई लर्जिश को देख रहा था। इसी दुनिया में? तुम्हारा घर कहाँ है? वो अब सानिया को सहारा देते हुए बिठा रहा था। आंटी को होश आ गया है, ऐसा ना हो दोबारा डर जाएं। फिर मिलेंगे अंकल, बाय। बच्ची उछलती कूदती बाहर चली गई। साइम सर झटकते हुए
सानिया की जानिब दोबारा मुतवज्जा हुआ था। वो बच्ची, सानिया ने हवासों में आते ही पहली बात ये की थी। कौन है वो बच्ची और किसकी है? साइम ने पूछा था। वो बच्ची इंसान लगती ही नहीं साइम, वो किसी जिन की ही बच्ची है, सानिया बड़बड़ाई। जिन की बच्ची? साइम सोच में पड़ गया। मारिया के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद नूर साहब का कहना है कि पूरा घराना पीछे है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इतनी देर से उस जिनजादी के साथ रहा, उससे बातें कर रहा था। साइम को सोचकर ही खौफ आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। सानिया, मैं घर जा रहा हूँ, तुम आराम करो, साइम ने उठते हुए कहा। वो कमाल साहब से इस बारे में बात करना चाहता था। नहीं, तुम कहीं मत जाना, अगर वो फिर से आ गई तो? सानिया हवास बाख्तगी से चिल्लाते हुए बोली। ठीक है, फिर तुम भी चलो, साइम ने हतमी अंदाज में कहा। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, सानिया ने झट इनकार कर दिया। फॉर गॉड सेक सानिया, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। यहाँ डर डर के अगर तुम्हें मरने का शौक है तो बताओ। साइम को गुस्सा आ गया। अच्छा चलो, सानिया को मानते ही बनी। साइम और वो घर से बाहर निकले। जितनी देर में साइम ने गेट को लॉक किया, सानिया की नजरें दीवार पर ही जमी रही, जहाँ एक बिल्ली बैठी अपनी चमकती आंखों से उसे घूरते हुए अपने दो मुसलसल हिला रही थी। चलो, साइम उसके पीछे पलटते हुए बोला। जैसे ही उन दोनों ने गली पार की, बिल्ली की आंखों की चमक मजीद बढ़ी और वो छलांग मार के नीचे उतर आई। खाली गली में बिल्ली इत्मीनान से दुम हिलाते हुए अब उसी रास्ते पर थी जहाँ से कुछ देर पहले वो दोनों मियाँ बीवी गुजरे थे। सुबह की खुशगवार हवा सरसब्ज दरख्तों से होती हुई उनसे टकरा रही थी। मरकजी सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थी। साइम ने एक पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की और नूर साहब को साथ लेकर उस सिमत आ गया जहां बरगद का बूढ़ा पेड़ अपनी शाखें फैलाए साया और खौफ दोनों ही फैला रहा था। अस्सलामुअलैकुम, नूरुल्लाह साहब ने साफ आवाज में कहा था। साइम चौंक के उनकी शक्ल देखने लगा कि वो किसको सलाम कर रहे थे। दखल अंदाजी की माफी चाहते हैं, लेकिन वजह ऐसी है कि हमें आना ही पड़ा। नूर साहब उसे नजरअंदाज किए बरगद के पेड़ पर नजरें जमाए हुए थे। जवाब में ऊपरी तरफ बूढ़ी बरगद की शाखें जोर से हिली थी और कुछ बोसीदा टहनियां नीचे गिरी थी। नूर साहब ने एक जगह मुंतखब करते हुए सफेद कपड़ा बिछाया और साइम को भी बैठने का इशारा किया। साइम उनको देखते हुए बैठ गया। नूर साहब ने हिसार बांधते हुए आंखें बंद की। दायरा बन चुका था और साइम उनकी हिदायत के ऐन मुताबिक तस्बीह थाम के उनका बताया हुआ वजीफा शुरू कर चुका था। इक्का दुक्का गाड़ियों का शोर और इंसानों की आवाजें आती रहीं, लेकिन नूरुल्लाह साहब की इस्तकामत में कोई खलल वाक़ नहीं हुआ। उनका ध्यान उस वजीफे की तरफ था। अचानक ही बरगद के पेड़ की तमाम शाखें जोरों शोर से हिलने लगी थीं और शाखें टूट फूट का शिकार होने लगी थीं। नूर साहब ने आंखें खोली जो बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। चलो बेटा, इससे ज्यादा किसी को नहीं आजमाते, नूरुल्लाह साहब कहते हुए उठे थे। साइम हड़बड़ा के चादर समेटता हुआ उठ गया। उनके वापस पलटने की देर थी कि एक ताजा महकता हुआ सुर्ख गुलाब बरगद के पेड़ से नीचे गिरा था। नूर साहब चौंक के पलटे। देखते ही देखते सुर्ख गुलाब में आग लग चुकी थी। नूरुल्लाह साहब अफसोस से सर हिलाते हुए साइम के हम कदम हुए। जितनी जल्दी हो सके गाड़ी यहाँ की हुदूद से बाहर ले चले। गाड़ी में बैठते ही नूर साहब ने कमाल साहब को हिदायत दी थी। सब ठीक तो है ना? उन्होंने तशवीश से पूछा। इस बारे में घर चल के बात करेंगे। क्या आप गाड़ी की स्पीड कुछ बढ़ा नहीं सकते? उन्होंने पेशानी से पसीना पोंछते हुए पूछ ही लिया। जी। कमाल साहब गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुके थे, जबकि सालिम खामोशी से बैठा सूरत-ए-हाल समझने की कोशिश कर रहा था। साइम खैर तो है? सुबह ही सुबह? सुल्ताना बेगम ने हैरत से पूछा। हमारी जिंदगी में अब खैरियत कहाँ है अम्मा? साइम सर झटकते हुए बोला। क्या मतलब मेरे बेटे? सुल्ताना चौंकी। साइम ने उन्हें सारा माजरा सुना दिया। तुम फिक्र न करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। आज नूरुल्लाह साहब भी आ गए हैं। सुल्ताना ने उन्हें तसल्ली दी। पता नहीं अम्मी, मेरे दिल की धड़कन तो अब तक तेज है। साइम सीने पे हाथ रखते हुए बोला। अल्लाह खैर करेगा बेटा। सुल्ताना सिर्फ उसे तसल्ली ही दे सकती थी। मारिया, क्या कर रही हो? दादू ने पूछा। वो जो अपने कमरे की सारी लाइट्स जलाए बैठी थी चौंक उठी। कुछ नहीं दादू, सर झटक कर बोली। लाइट्स क्यों जला रखी हैं? डर लगता है अंधेरे से, मारिया अजीब से अंदाज में बोली। अच्छा चलो बाहर आओ, अपने बाबा के कपड़े प्रेस कर दो। दादू ने उसे मसरूफ करना चाहा। मारिया का दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो उनको मना भी नहीं कर सकती थी, सो उठ खड़ी हुई। मारिया ने एक सूट प्रेस करके हैंग किया और फिर दूसरा प्रेस किया हुआ सूट थाम कर पलटी ही थी कि ठड़क कर रुक गई। उसकी आंखें हैरत से फट गईं।
जो मंजर वो देख रही थी। पहला वाला प्रेस किया हुआ सूट हवा में तैरता हुआ बाहर की तरफ जा रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो सूट हैंगर में नहीं लगा हुआ, बल्कि किसी आदमी ने उसे पहन रखा है और अब उसे पहनते हुए वो कहीं दौड़ा जा रहा है। मारिया की पेशानी पे पसीना फूट आया था। सूट उसके कांधे को छूता हुआ आगे बढ़ा ही था कि मारिया ने झपट कर सूट पकड़ लिया और लरसती टांगों के साथ नीचे बैठ गई। उसी पल होश से बेगाना सुल्ताना बेगम चली आई। मारिया, चादर पहनकर ड्राइंग रूम में आ जाओ। नूर साहब जो भी पूछें उन्हें सच सच बताना। मारिया चौंक कर उन्हें देखने लगी। वो साहब उससे क्या पूछने चाहते हैं? चलो जल्दी। सुल्ताना बेगम ने उसके तासुरात ही नहीं देखे थे। मारिया बड़ी सी स्याह चादर में खुद को लपेट के ड्राइंग रूम तक चली आई थी, जहां घर के तमाम लोग मौजूद थे। बैठ जाओ बेटी। नूर साहब ने उसे बैठने का इशारा किया। मारिया चुपचाप उनके सामने बैठ गई। ये बताओ, क्या तुमने यूनिवर्सिटी में किसी को नुकसान पहुंचाया है? उन्होंने पूछा। मारिया ने पुरएतमाद अंदाज में सर नफी में हिला दिया। नहीं तो सोच लो अच्छी तरह, याद कर लो। वो जैसे उसे हुक्म दे रहे थे। मारिया ने उलझकर देखा। वो उससे बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे थे? मैंने किया क्या है मौलवी साहब? मारिया को गुस्सा आ गया था। बेटी, हम इंसानों के मुंह से कोई निवाला छीन ले तो हम सारी जिंदगी उसे माफ नहीं करते। यहाँ तो मामला फिर जिन्नात का है, नूरुल्लाह साहब ने संजीदगी से कहा। मारिया उनकी शक्ल ही देखती रह गई। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मारिया ने झट से उनकी बात की नफी की थी। अक्सर जिसे हम खातिर में नहीं लाते वो ही एक वजह काफी होती है हमें बर्बाद करने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? नूर साहब खुलकर कहें। साइम बोल उठा था। ठीक है, तो फिर सुनिए कि जिस दिन मारिया को सुर्ख गुलाब पहली बार मिला था, उस दिन आखिर हुआ क्या था? नूर साहब ने बोलना शुरू किया। सब चुपचाप सांस रोके हुए उन्हें सुनने लगे। हानिया मारिया को छोड़ के लॉबी की जानिब बढ़ी थी। मारिया उसके इंतजार में बरकत के पेड़ के साए में थी। यूनिवर्सिटी में अक्सर लोग खाने पीने की चीजें खरीदने के बाद खाते नहीं हैं या बचा कुचा ऐसे ही छोड़ देते हैं, वजह चाहे जो भी रही हो, और इधर उधर डाल देते हैं। उस दिन भी किसी ने बिरयानी का डिब्बा बरगद के पेड़ के नीचे बनी बाउंड्री पर लापरवाही से छोड़ दिया था। उस डिब्बे में हड्डियां, बोटियां और जरा से चावल मौजूद थे। उसी पेड़ में आज से नहीं, जमाने भर से जिन्नात का खानदान आबाद था, यानी सदियों से। और उसी वक्त जिन्नात में ही से उनका एक बच्चा वो डिब्बा उठाने के लिए आया था, जिसे मारिया ने अपने पांव की ठोकर से जख्मी कर डाला था। और यही नहीं, इसने वहां खड़े होकर खुशबू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था, यानी परफ्यूम लगाया था। चलो इस पे तो वो इसे कुछ नहीं कहते कि सालों से लोग खुशबू में नहाए हुए उस पेड़ के नीचे से गुजरते रहे हैं, लेकिन दूसरी हरकत उनके नजदीक नाकाबिले माफी थी। और एक बच्चे का जख्म पूरे खानदान पे चोट होता है, इसलिए आपके पूरे खानदान पे ही उनका असर हो रहा है। अब बचत की तदबीर मुश्किल ही नजर आती है, क्योंकि इतनी आसानी से माफ करना जिन्नात की आदत नहीं है। नूर साहब ने पूरी कहानी सुना दी कि असल बात क्या थी। मारिया के हलक में कांटे उगाए थे और दिमाग अलग माउफ हो रहा था। उसकी इतनी सी लापरवाही की सजा पूरे घर को मिल रही थी। मारिया को समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। उसने तो डिब्बे को खाली समझ के ठोकर मारी थी, और ये उसकी आदत थी कि रास्ते में आए इसी तरह की चीजों को वो ठोकर मारकर साइड पे कर देती थी। अब उसे क्या मालूम था कि कोई नन्ही सी जान उस डब्बे में अपने रिस्क का सामान ढूंढ रही थी, जिसे लापरवाही से वो नुकसान पहुंचा चुकी थी। मारिया का सर घूमने लगा था। कोई तो तरीका होगा उनसे निपटने का। कमाल साहब को अभी भी उम्मीद थी। बहुत मुश्किल है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। नूर साहब ने उम्मीद दिलाई थी। वो ही सही, प्लीज कुछ कीजिए, वरना हमारा पूरा घर, वो जो कहेंगे हम करेंगे। मैं उनसे माफी मांगने को भी तैयार हूँ। मारिया भीगे लहजे में बोलती चली गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप सब भी कीजिए, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, नूर साहब ने संजीदगी से कहा। और पूरे कमरे में मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया। सारिम अपने कमरे में टहल रहा था, पूरे घर की तरह वो भी। वो सारी बातें सोच रहा था जो आज नूर साहब ने कही थी, और अब बाकी सबकी तरह उसे भी आगे की फिक्र हो रही थी। बहुत परेशान था वो कि अब क्या होगा। अचानक ही सारिम चलते चलते रुका। उसे कोई ख्याल आया था, जब भी दिल चाहे बस दिल से याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। किसी की नर्म आवाज की गूंज ने ध्यान पे दस्तक दी थी। सारिम एक गहरी सांस लेकर रह गया। वो एक जिनजादे से मुलाकात कैसे करे? पहली बार तो चलो इत्तेफाक था,
लेकिन अब की बार सोच समझ कर ये फैसला करना होगा। सोच के ही सारिम को पसीना आ गया था और दिल की धड़कन अलग तेज हो गई थी। अपने घर के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, तुम एक मुलाकात नहीं कर सकते? आईने में सारिम का अक्स उससे मुखातिब था। वो सोच में पड़ गया। जिंदगी वैसे ही इतने नाकाबिले यकीन मनाजिर दिखा रही थी तो क्या एक और की गुंजाइश नहीं निकल सकती थी? यकीनन हाँ, मैं अपने और घर वालों के लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा, सारिम कह के वजू करने बैठ गया। वजू करने के बाद उसने नूरुल्लाह साहब के बताए हुए वज़ाइफ किए और बेड पे बैठकर आंखें बंद कर ली। दोस्त, उसने पूरी शिद्दत से याद किया था। इतना कुछ क्यों कर रहे हो दोस्त? कम से कम मैं तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। किसी की नर्म मानूस जानी पहचानी आवाज सुनाई दी थी। सारिम ने झट से आंखें खोली। सामने ही बेहद खूबसूरत से सूट में मलबूस आमिर कुर्सी पे बैठा हुआ था। लेकिन तुम्हारे कबीले वाले तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना? सारिम ने झट से कहा। और वजह तो तुम जानते हो, बगैर वजह के कुछ नहीं होता। उसकी सुर्ख आंखें एक पल को सारिम की जानिब उठी थीं। हम अदावा करने को तैयार हैं, हम माफी मांगने को तैयार हैं। मेरी बहन माफी मांग लेगी। सारिम उसकी निगाहों की तपिश से कांप गया था, इसलिए लफ्जों में कपकपाहट थी। बेकार ही है, आमिर बड़बड़ाया। मतलब क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम्हारे कहने से भी पहले मैंने अपने दादाजान से बात की थी, लेकिन वो जिन्नात मानते नहीं हैं। उनके घर का एक एक जिन तुम्हारे खानदान के पीछे है। और तो और वो बच्ची मरियम भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि वो नन्ना जिनजादा उसका लाडला भाई है। बहनों से भाई की तकलीफ देखी नहीं जाती ना? आमिर ने तफसील बताई थी। कौन मरियम? सारिम चौंक गया। वो बच्ची जो तुम्हारे भाई और भाभी के घर दिखाई देती है। तो क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? सारिम कुछ रंज और कुछ गुस्से से बोला था। नहीं, आजाद हो जाओगे, लेकिन कैद की ख्वाहिश दिल में रहेगी, आमिर ने बेख्याली में कहा। उसी पल खिड़की के पट जोरदार आवाज के साथ खुलकर बंद हो गए। वो दोनों चौंक पड़े थे। आमिर ने खौफजदा निगाहों से सामने देखा। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, वो बड़बड़ाया। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सारिम को उसकी बात समझ में नहीं आई थी। वक्त से पहले बातों को समझने का यही असर होता है। आमिर ने हकीकत पसंदी का सबूत दिया था। जिन्नात भी फलसफा बोलते हैं, हैरत है। सारिम ने तंज बिल्कुल नहीं किया था। हम भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है मेरे दोस्त। अल्लाह ताला ने हमें भी बनाया है, बस तुम्हें मिट्टी से, हमें आग से। ओह, क्या तुम मिठाई खाना पसंद करोगे? सारिम ने कहते हुए दराज से खुश्क मिठाई का डब्बा निकाला। अक्सर रात को उसे मीठे की तलब होती थी तो वो अपने कमरे में खुश्क मिठाई जरूर रखता था। क्यों नहीं मेरे दोस्त, और शायद ये आखिरी मिठाई हो जो तुम मुझे खिला रहे हो, जो मुझे खाने नसीब हो रही है तुम्हारी दुकान की। आमिर डब्बे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अफसुर्दगी से बोला था। क्यों? क्या अब तुम लोग हमारी दुकान पर नहीं आओगे? नहीं दोस्त, तुम्हारे यहाँ की मिठाई का जायका तो बचपन से हम सबकी जुबानों पर है। बाबा जान भी आएंगे, लेकिन मैं नहीं। अब हम शायद कभी नहीं मिलेंगे। क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे समंदर पार करना है कल, आमिर ने बोझल अंदाज में बताया। कमरे में गमनाक सी खामोशी तारी हो गई। सन्नाटा। इससे क्या होता है? सारिम ने कुछ देर के बाद पूछा। दूसरी जगह चले जाना, जैसे तुम लोग बाहर मुल्क जाते हो। क्या ये सब मुझसे दोस्ती करने का नतीजा है? सारिम के पूछने पर आमिर ने सिर्फ सर हिलाया। इंसान और जिन्नात दो अलग मखलूक हैं, उनमें दोस्ती कभी नहीं हो सकती। आमिर के वालिद उस्मान अहमद ने खासी सख्ती से उससे धमकी दी थी। तुमने मुझसे दोस्ती की क्यों? तुम मुझे अच्छे लगे, तुम्हारी साफ गोई और अपने खानदान के लिए परवाह करना मुझे पसंद आया, आमिर ने भी साफ गोई से कहा। तो अब वाकई हम कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि आमिर से उसकी ये दूसरी मुलाकात थी, लेकिन फिर भी सारिम की ऐसी हालत हो रही थी जैसे वो उसे बचपन से जानता हो। आमिर ने झुकी हुई निगाहें उठाई। सारिम के वजूद में झुझुरी सी आ गई। शोलों की लपक के साथ उनमें शबनम की नमी सी थी। कुछ नहीं कह सकता, मैं पाबंद हूँ हुक्म का, वो बेबसी से बोला। सारिम कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। आखिरी मुलाकात का तोहफा समझ लो इन्हें। कुछ देर बाद वो लौटा तो उसके हाथ में मिठाई के डब्बे थे, बहुत सारे। शुक्रिया दोस्त, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगा। ये रुमाल रख लो, जब मेरी याद आए तो इसे देख लेना। आमिर ने उसकी जानिब सफेद सिल्क का नर्म और मुलायम रुई के गालों की मानिंद हल्का सा रुमाल बढ़ाया। सारिम ने उसे थामा। रुमाल में भीनी भीनी सी महक थी। अलविदा ए दोस्त, मैं तुम सब के लिए कुछ न कुछ करूंगा, आमिर कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा था।
अलविदा। सारिम का हाथ बेसाख्ता ही बुलंद हो गया। जो कुछ आमिर करने वाला था, अगर सारिम को खबर हो जाती तो शायद वो उसे रोक लेता। सुबह मारिया की आंख खुली तो सर इंतहाई भारी महसूस हो रहा था। पूरी रात उसने रोते रोते गुजारी थी। सानिया ने उसे अच्छी खासी सुनाई थी और साइम को लेकर वो उसी वक्त घर से वापस चली गई थी। इंसान को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। इंसान अपने हर लफ्ज और अमल का मकाफाते अमल रखता है। नूरुल्लाह साहब ने जाते जाते अफसोस से कहा था, गुरूर का अंजाम बहुत बुरा होता है और इस दुनिया में ही उसकी सजा मिल जाती है। मारिया उठ जाओ, अब दादी इंतजार कर रही हैं वजीफे के लिए। सुल्ताना ने खिड़कियों से पर्दे हटाते हुए कहा। बाहर अभी भी नीम तारीकी थी, लेकिन ठंडी हवा के झोंके रास्ता मिलते ही अंदर दाखिल हुए थे। जी अम्मी, वो भारी आवाज में कहते हुए उठी। पूरे यकीन के साथ ये वज़ाइफ पढ़ो और अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ मांगो। दादू ने उसके सामने कागज रखते हुए तलकीन की थी। मारिया ने धुंधली निगाहों से कागज को देखा और फिर सर हिलाते हुए तस्बीह थाम ली थी। उनके हाथ में सिर्फ दुआ और दवा थी। दूसरी तरफ नूर साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। दूसरी तरफ से खामोशी थी। कोई ऐसा वाकया अब रोनुमा नहीं हुआ था जो उनके दिलों को दहला देता। लेकिन इस सब के बाद जो वाकया हुआ था, उसने उन सब की जिंदगियों का नक्शा बदल दिया था। नूर साहब ने उन सबको सख्ती से हिदायत की थी कि सब बावजू रहें और उनके बताए हुए वजीफे को मुद्दत मुकम्मल होने तक पढ़ते रहें। खुद वो एक चिल्ला काट रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बेहतरी की नवीज सुनाई थी। घर का एक एक फर्द उनकी हिदायत पर अमल कर रहा था, सिवाय उस एक के जिसने कभी उस घर को अपना घर नहीं समझा था और उसकी वजह से ही सब बर्बाद हो गए। सानिया, तुमने आज का वजीफा नहीं पढ़ा? साइम ने उससे पूछा था। खुदा के लिए साइम, मैं थक गई हूँ। रोज एक नया हुक्म सुन के मुझसे नहीं होता तुम्हारी बहन का किया हुआ। हम क्यों भुगत रहे हैं? सानिया गुस्से से फट पड़ी। फालतू बातें मत करो। मारिया की ऐसी कोई नियत नहीं थी किसी को नुकसान पहुंचाने की। साइम ने बहन का दिफा किया। हाँ, मैंने रिस्क की बेहुरमती की थी। मैंने उस जिनजादे को ठोकर मारी थी ना। जो ये सब हमारे घर में हो रहा है वो तो शुक्र है उस बच्ची से जान छूटी। सानिया भड़क कर बोली, तुमसे तो बात करना ही फजूल है, चाहे तुम्हारे भले ही की क्यों ना हो। बहुत बेहिस हो तुमने मेरे घर वालों को कभी अपना नहीं समझा। साइम चिढ़ गया था। हाँ तो मत करो मेरा भला, मुझे भी कोई शौक नहीं है हर वक्त तस्बीह हाथ में रखने का। वो तड़क कर बोली। साइम गुस्से के मारे वहां से उठकर ऊपर छत पर चला आया। छत खाली पड़ी थी और हवा बंद थी, जैसे हब्स का आलम था। धूप अलग फीकी पड़ी थी। साइम ने इधर उधर नजर डाली। सामने दिखाई देते नीम के घने पेड़ की वो शाख आज भी झूल रही थी। कमाल है, हवा तो बंद है। साइम बड़बड़ाता हुआ आगे हुआ था और फिर लम्हों का वो खेल। किसी नादीदा अनदेखी कुव्वत ने उसे बालों से पकड़कर नीचे की जानिब फेंका था। साइम की आखिरी चीख दिल दहला देने वाली थी। नूर साहब अपने मखसूस गोशे में मौजूद इन्हमाक से वजीफा पढ़ रहे थे। अचानक उनके पूरे वजूद को एक जोरदार झटका लगा था। उन्होंने झट से अपनी आंखें खोली थी। या अल्लाह, वो फौरन से पेशतर उठे थे। अब हम कभी भी उन्हें तंग नहीं करेंगे, हमारा बदला मुकम्मल हो गया। उनके खींचे गए हिसार के बाहर सुर्ख गुलाब के साथ ये तहरीर मौजूद थी। कमाल साहब, आपके घर में किसी ने ये कोताही बरती है, हमें नुकसान पहुंच गया है। नूर साहब ने पहली फुर्सत में उन्हें फोन किया था। क्या मतलब? कमाल साहब के हाथों से तस्बीह छूट के नीचे जा गिरी। आपके घर में कुछ तो हुआ है। नूर साहब के ये कहने की देर थी कि सारिम दौड़ता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। बाबा, साइम भैया छत से गिर गए हैं। उसने परेशानी के आलम में इत्तला दी। कमाल साहब अपनी जगह गिर से गए। सानिया का रो रो के बुरा हाल था। साइम को फौरन आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। छत की ऊंचाई इतनी नहीं थी, लेकिन बहरहाल ऊंचाई ऊंचाई ही होती है और जिसने फेंका था वो बहुत ताकतवर था। जिन था वो। 4 घंटे हो गए थे उन सबको हॉस्पिटल में जमा हुए। नूर साहब भी उनके साथ थे और वो मुसलसल कुछ न कुछ पढ़े जा रहे थे। एक दो दफा उन्होंने सानिया को भी गजबनाक निगाहों से घूरा था, जो मारिया को अब भी ताने देने से बाज नहीं आ रही थी। कैसी जाहिल औरत है ये। वो बड़बड़ा कर रह गए। सानिया, तुमने वज़ाइफ में नागा किया था ना? नूर साहब ने अपने मखसूस बारोब आवाज में पूछा। सानिया को एक झटका सा लगा और उसने निगाहें झुका ली। जी। उसकी आवाज जैसे खाई से आई थी। और फिर भी तुम मारिया को ताने दिए जा रही हो? जो पाबंदी से वही कर रही थी जो हमने कहा था। साइम को यह सजा
सिर्फ मारिया का भाई होने की वजह से नहीं मिली, बल्कि तुम्हारी गफलत ने उनका काम आसान कर दिया। उन्हें साइम उस हिसार से बाहर मिला तो उन्होंने उससे बदला ले लिया। बेवकूफ लड़की हो तुमने अपने ही हाथों से अपने शौहर को गवा दिया। नूर साहब के अल्फाज नहीं, बर्छियां थी, तीर थे जो उन सबकी समातों में उतर रहे थे। वज़ाइफ जब शुरू किए जाते हैं तो पाबंदी से जारी रखते हुए किए जाते हैं, वरना नागा करने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यही हाल बिल्कुल उन वज़ाइफ के लिए भी है जो बिला इजाजत अपनी मर्जी से शुरू किए जाते हैं। मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? सुल्ताना बेगम रोते हुए बोली। अल्लाह ताला से दुआ करे बहन। नूर साहब और क्या कहते, ये जिंदा बच तो गए हैं, लेकिन इनका नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आना निहायत मुश्किल है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था। मतलब? दादो दहल कर रह गई। मतलब ये कि ये ना अब बोल सकते हैं और ना किसी को सुन सकते हैं, एक डमी की तरह हैं। ये अब बुद्ध बन गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया, प्लीज आंखें खोलें। मारिया तड़प कर आगे बढ़ी थी। उसका लाडला बड़ा भाई जो मारिया पे जान देता था, आज उसकी वजह से वो इस हाल में था कि ना जिंदों में था ना ही मुर्दों में रहा था। इन्हें पीछे हटाएं, पीछे करें, मरीज के सामने से हटाएं इन्हें, डॉक्टर ने नर्स को कहा था। नर्स उसे बाजू से थामकर बाहर विजिटिंग एरिया में ले आई थी। मारिया बेजान कदमों के साथ कुर्सी पर बैठी थी। साइम भैया, उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। अब तुम्हें कभी भी लाल गुलाब नहीं मिलेगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि भाई की तकलीफ होती क्या है। किसी की आवाज मारिया के कानों में गूंजी थी। मारिया दुनिया माफिया से बेखबर होकर नीचे गिरी थी। वो उसी लड़की की आवाज थी, लाल गुलाब, और वो जिनजादी जिसके भाई को मारिया ने नुकसान पहुंचाया था। उसने अपने भाई का बदला मारिया के भाई से ले लिया था। उस दिन के बाद से फिर किसी ने मारिया के कमरे में लाल गुलाब नहीं देखा था। साइम कभी ठीक नहीं हो सका और सानिया का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका था। पागल हो गई थी वो। उसे ये एहसास चैन नहीं लेने देता कि वो अपने शोहर की माजूरी की वजह है। वो घंटों कोनों में खामोशी से बैठी रोती रहती है या फिर लॉन में पाई जाती है जहाँ हर तरफ उसने गुलाब के पौधे उगा रखे हैं। गुलाब के फूलों के पास वो बैठकर तरतीब से सारे गुलाब चुनती है, फिर उन्हें मिट्टी में दफन कर देती है। फरहाना बेगम दादो इस दुनिया में नहीं है। साइम का सदमा वो सह नहीं सकी। सुल्ताना बेगम और कमाल साहब नूर साहब से कुछ वज़ाइफ की इजाजत लेने के बाद अब पाबंदी से उन पर कायम है ताकि उनके बाकी बच्चे बचे रहें। सारिम अब कमाल साहब का पूरा कारोबार संभालता है। उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ घर के ऊपरी पोर्शन में मुकीम है। आज भी उसे आमिर की याद सताती है तो वो उस रेशमी रुमाल को अपने साथ ही रखता है और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई और भी उसके साथ है। सारिम की बीवी अक्सर उससे कहती है कि हमारे कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आती है कभी कभी और ऐसा लगता है कोई चल रहा है। सारिम उसका राज जानता है लेकिन चुप रहता है। मारिया आज तक शादी नहीं कर सकी, उसने शादी की ही नहीं। अब वो मुकम्मल ठीक है। वो PhD करने के बाद एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फराइज सरंजाम दे रही है और घर में साइम और सानिया की जिम्मेदारी उसने संभाल रखी है, क्योंकि वो जानती है कि आज अगर साइम इस हाल में है तो उसकी वजह से है। मारिया को सुर्ख गुलाबों से नफरत है। ये और बात है कि लोग उस गली को अब लाल गुलाब वाली गली कहकर पुकारते हैं। लाल गुलाब और वो जिनजादी जिसने अपने भाई का बदला सानिया के भाई से ले लिया।